हम काशी, मैं तो काशी में रहता हूँ, मैं उस नगर में रहता हूँ जहाँ विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के घंटी की आवाज़ और ज्ञानवापी मस्जिद के अजान की आवाज़ जब मिलती है तो दोनों आवाज़ें मिलती है तो गंगा जमुनी तहजीब पैदा करती है, मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। जहाँ कहीं बिस्मिल्लाह खां है तो कहीं राजन साजन है तो कहीं बिज्जू महाराज हैं, जहाँ के बारे में कहा गया कि देवताओं की नगरी है, जहाँ काशी के घाट बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है और प्रेम का संदेश दिया है। ये हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमको जरूरत दवाई की है, हमको शिक्षा की है, हमको स्वास्थ्य की है, हमको मकान की है, हमको रोटी की है, हमको नौकरी की है। और आप बात कर पढ़ी लिखी जनता है, उत्तर जैसे बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, पढ़ी लिखी जनता ने सबक सिखाया, वैसे यहाँ भी सिखा देंगे। आप इस पे बात कीजिए, हम इस पे बात करने वाली बात करते हैं। ये आपसे आ रहा है तीसरा वेव, जनता ऑक्सीजन और दवाएं मांगने के लिए खड़ी है। आप कई एकड़ में मंदिर बनाइए, लेकिन उसके दूसरे एकड़ में हॉस्पिटल बनाइए और ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जनता मर चुकी है। अपने लोग खोजो, ये बताइए जिसके घर में दो लोग मर गए कोरोना काल में, वो आपको वोट देगा? ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर गए वो आपको वोट देगा? आप दे देंगे वोट? आपके घर में कोई मर जाए अगर ऑक्सीजन की कमी से, आप वोट दे देंगे किसी पार्टी को? नहीं देंगे। वो मौतों का जिम्मेदार पार्टी है। और बन गया तो नियम टूटेगा नहीं, नियम टूटने के लिए होता है। योगी है तो सब संभव है। अच्छा, आप मैं ये बार बार कह रहा हूं, हर लोगों से कह रहा हूं, ये 92 का, ये 2005 या 2002 का भारत नहीं है। जनता समझ रही है 7G का क्या मामला है। और एक बात बताएं, आप कहते नाराज नहीं है, आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों का एनकाउंटर किसी सरकार के अंदर हुआ तो बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। मॉल को याद रखिएगा, जो आपके डेस्क में नहीं था, आप दौड़ रहे थे कि इनको दवा मिल जाए, लेकिन वो दवा नहीं मिल रही थी। आप वोट देने जाइएगा तो जरूर ये याद रखिएगा कि हम अस्पताल के बाहर अपने मरते हुए भाई को, बीवी को, बच्चे को, बाप को लेकर खड़े थे, लेकिन बेड नहीं मिल रहा था। अब ये सोच याद रख के जाइएगा, तब वोट दीजिएगा। जब आप वोट देंगे तब हो गया। नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। आप जान रहे हैं कि द स्टार इंडिया की टीम पूरी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को कवर कर रही है। अभी मैं जस्ट मुगलसराय से चलकर वाराणसी जिला में उपस्थित हूँ और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हैं जो कि अपने बात रखेंगे हमारे साथ। एक लोग हैं हमारे मानव रक्त फाउंडेशन सेक्रेटरी सचिव साहब हैं, जो कि इनका नाम है अब्दुल्ला बिन गफ्फार जी, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं। और एक हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी संजय सिंह दाढ़ी जी। आप दोनों लोग का द स्टार इंडिया में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोकतंत्र के इस पर्व में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आपकी पूरी टीम को कि आप लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर स्वागत है द स्टार इंडिया में। मैं संजय सिंह दाढ़ी एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री हूँ। महामंत्री होने के नाते जो छोटे भाई इस लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि दिन दूना रात चौगुना करके सही समाचार को जनता के बीच में रखें। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न है सीधा सर, आप मानव रक्त फाउंडेशन चलाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है आपको कितना तक मदद की है इस कोरोना काल में, इसको लेकर? सरकार हो या विपक्ष हो या कोई हो, कोरोना काल में तो हमें लगता है कि आम जनमानस की मदद किसी ने नहीं किया है। आम जनमानस की मदद करने में जो छोटे छोटे जो नेता थे, वर्कर थे, समाज सेवी संस्थाएं थी, जो छोटे छोटे तबके के लोग थे, वो मोहल्ला वाइज जो है लोगों की मदद करते थे। और जो है ऑक्सीजन की, दवाई की, किट की, जांच की जो मदद होती थी, जो सेकेंड वेव में जो मामला था उसमें ऐसे लोगों ने किया है। सरकार की मैं ये नहीं कह सकता सरकार की कोई मदद मिली हो, सरकार की भी या विपक्ष की भी, पार्टियों की कोई मदद नहीं मिली है। समाज के उन सोशल वर्ग जो समाज में जागरूक हैं, ऐसे लोगों ने मदद किया है कोरोना काल में। तो अब की बार किन की सरकार होगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल बच चुके हैं, 10 मार्च को परिणाम भी आ जाएंगे, तृतीया भी घोषित हो गया। मानव रक्त फाउंडेशन की तरफ से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, बस इंसानियत बची रहनी चाहिए, आपसी भाईचारा, भारत की कंपोजिट कल्चर, जो भारत के अंदर जो साझा संस्कृति है, जो हम लोग मूलभूत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला जो मुल्क है, ये जो खूबसूरती है ये बची रहनी चाहिए। क्योंकि चुनाव में जिस हिसाब के जो भाषण आ रहे हैं, जिस हिसाब के लोगों के स्पीचेस आ रहे हैं, वो बड़े
जो जनता है वो आपस के अंदर जो है इख्तिसार पैदा हो जाएगी, आपस में नफरत पैदा हो जाएगी। तो मेरी ये मुहिम है कि चुनाव कोई जीते हारे, लेकिन जो हमारी संस्कृति, जो हमारी भाईचारा, जो हमारा प्रेम, जो हमारी विरासत है, उसको बचाए रखने के लिए जरूरत है, वो बची रहनी चाहिए। मैं जनता से अपील भी करता हूं कि आप इन नेताओं को, जो ये चुनावी मौसमी नेता हैं, इनके भाषणों के चक्कर में न पड़िए। हम काशी में, तो काशी में रहता हूं, मैं उस नगर में रहता हूं जहां विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के घंटी की आवाज़ और ज्ञानवापी मस्जिद के अजान की आवाज़ जब मिलती है तो दोनों आवाज़ें मिलती है तो गंगा जमुनी तहजीब पैदा करती है, मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। जहाँ कहीं बिस्मिल्लाह खां है तो कहीं राजन साजन है तो कहीं बिज्जू महाराज हैं, जहाँ के बारे में कहा गया कि देवताओं की नगरी है, जहाँ काशी के घाट पर बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है और प्रेम का संदेश दिया है। ये बचा रहना चाहिए। इनका सीधे तौर पर कहना रहा कि जो हमारी गंगा यमुना तहजीब है उसको हम बचाए रखें। ये हमारी आपकी मुहिम चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता प्रत्येक 5 साल पर यहाँ की सरकार चेंज करती है, तो क्या आपके परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो और सरकार उन्हीं की बने, जो मेरा अपना है। या ये भी हो सकता है क्योंकि जनता का मूड इस बार, अब की बार कोई जनता खुल नहीं रही है, जनता अपना मूड नहीं बता रही है। क्योंकि पीछे जो त्राईमान हुआ, हिंदू रीति रिवाज का जो मामला था कि भाई शमशान में जलाने वाला जो रीति रिवाज, उनको गाड़ दिया गया। ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऑक्सीजन में त्राईमान थी, ना दवाई का इंतजाम, ना बेड का इंतजाम, यहाँ तक कि बच्चों को ले लेकर के लोग जो है रोड पर खड़े हो गए, बच्चे उनके मर गए। तो ऐसी घटनाएं जो पीछे जो गुजरी है, उन घटनाओं को देखते हुए जनता अपना मुंह नहीं खोल रही, अपना मनसा नहीं बता रही। जो सर्वे वगैरह आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल सर्वे का, सब फर्जी, बेकार है, रद्दी के टोकरी में, क्योंकि जनता साफ नहीं खुल रही कि हम किसके साथ जाएंगे। हाँ, आने वाले 10 मार्च को इस बात का फैसला हो जाएगा, लेकिन जनता परेशान है। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला। आप देख लीजिए उस लड़की का क्या हुआ, पेट्रोल डाल के जला दिया गया। बिल्कुल, पेट्रोल डाल करके, जो कि एक हिंदू लड़की थी, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के एतबार से होना चाहिए था, पेट्रोल डाल के जला दिया गया। सेंगर जैसे आदमी, अपराधी को, बलात्कारी को छोड़ दिया गया। ये सब चीजें जनता के हाथों में चल रही है। ये बहुत बड़ा इशू उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यही इशू जो लोग लेकर के मतदान पोलों पे जाएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। यही इशू उनके लिए बेसिक है, बाकी सब फर्जी दिखाया जा रहा है। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमको जरूरत दवाई की है, हमको शिक्षा की है, हमको स्वास्थ्य की है, हमको मकान की है, हमको रोटी की है, हमको नौकरी की है। और आप बात करते हैं इधर उधर की बात मत कीजिए। जो भी सत्ता हो, हमारे मूल जो चीजें हैं हमको देने का काम कीजिए। तो जनता जो है, अब की बार पढ़ी लिखी जनता है। उत्तर, जैसे बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, पढ़ी लिखी जनता ने सबक सिखाया, वैसे यहाँ भी सिखा देंगे। आप इस पे बात कीजिए, हम इस पे बात करने वाली बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी वर्तमान की है, अब की बार मथुरा की बात कर रही है जाने की, क्या इससे वोटों का पोलराइजेशन हो पाएगा? हम ये कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी को सजाया, क्या वोटों का पोलराइजेशन हुआ? कि उसमें क्या सांप्रदायिकता हुई? बाबा बनाया, कोर्ट का फैसला आया, अयोध्या के अंदर मंदिर बनी, क्या हुआ? अब जनता इसको समझ ही नहीं रही है। हम तो ये कहते हैं गली गली मंदिर बनिए, गली गली गुरुद्वारा बनाइए, मस्जिद बनाइए। इससे कोई, अब आप ये भारत जो लोग समझ रहे हैं कि 1992 का भारत है, 94 का भारत है, 2002 का भारत है, वो बिल्कुल गलत फैमिली में। ये भारत 2020 का, 19 का, 22 का भारत है। यहाँ मंदिर मस्जिद की कोई बात ही नहीं होती। आप अगर कहते हैं मथुरा में देंगे, आप अयोध्या में देंगे, हम काशी में देंगे, आप अयोध्या में दिए, आप काशी, क्या दिक्कत हुआ? आप यह सोचिए कि अयोध्या में मंदिर बनी, काशी में इतना बड़ा हम लोगों के यहाँ हुआ, हम लोग सब हिंदू मुसलमान सबने अप्रिशिएट किया उसको, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जनता ऑक्सीजन मांगेगी आपसे। आ रहा है तीसरा वेव, जनता ऑक्सीजन और दवाएं मांगने के लिए खड़ी है। आप कई एकड़ में मंदिर बनाइए, लेकिन उसके दूसरे एकड़ में हॉस्पिटल बनाइए और ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जनता मर चुकी है। अपने लोग खोजो। ये बताइए, जिसके घर में 2-2 लोग मर गए कोरोना काल में, वो आपको वोट देगा? ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर गए वो आपको वोट देगा? आप दे देंगे वोट? आपके घर में कोई मर जाए अगर ऑक्सीजन की कमी से, आप वोट दे देंगे किसी पार्टी को? नहीं देंगे। वो मौतों का जिम्मेदार पार्टियां। और याद रखिए कि ये वो लाश जो है उन लोगों के आंखों में तैर रही है कि ये ऑक्सीजन से मर गया। सत्ता मंदिर से नहीं चलती, ऑक्सीजन से चलती है। ये बात हम लोग जान चुके हैं। सर, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, अब की बार किन की सरकार उत्तर प्रदेश में? अब की बार भाजपा की सरकार। अच्छा, भाजपा की सरकार। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जो काम करके दिखाया है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। बनारस को आप तो अभी चैनल चला रहे हैं, उसके पहले भी आए होंगे। जिस सड़क से आए होंगे उसको देखा होगा आपने, बाबा विश्वनाथ धाम को देखा होगा, और जगह देखा होगा। आपको कितना परिवर्तन लगा होगा, ये आपके समझ के
के साथ है, इसलिए कि काम बहुत हुआ है बाबा के कार्यकाल में। बाबा के प्रति लोगों का सोचना भी है। एक संत आदमी जिस सरकार को चला रहा है, आज तक 5 साल सरकार में कोई भ्रष्टाचार का कोई मंत्री पकड़ा नहीं गया। उसके विवेक पर, उसके काम में किसी कोई प्रश्न नहीं। एक अध्यक्षता होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि इस बार सरकार बाबा की बने। जो समस्याएं रह गई हैं, जो विकास रह गया है, उसको भी पूरा करने का काम करें। लेकिन यूपी में तो एक नियम है कि 5 वर्ष के बाद किसी की सरकार दोबारा नहीं आती है। यूपी में नियम है, लेकिन इतिहास भी बनता है। ऐसा नहीं है कि नियम बन गया तो नियम टूटेगा नहीं। नियम टूटने के लिए होता है। योगी है तो सब संभव है। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, आपके पास बहुत सारा केसेस भी आती होंगी। आपको क्या लगता है आज की युवा खुश हैं इस सरकार से? देखिए, युवा तो खुश रहेंगे तब जो उनको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की कम हुआ है, रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन युवा इस चीज़ से खुश है कि हमारी सरकार में केंद्र में मोदी हैं, यहाँ योगी है। जो भी विकास होगा वो योगी रोजगारों के लिए होगा। कम बेसी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी काम हुआ है सरकार के प्रति हम लोग की एकदम संवेदना है कि वो सरकार आने वाले समय में जो नहीं हुआ है उसको करना चाहेगी और करेगी। सिंपल सी सवाल, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरा जाति यादव है, हम लोग भी पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है कि मंदिर मस्जिद जो है इसमें हम फंसे रहेंगे तो क्या हम कभी डेवलप हो पाएंगे? जिस डेवलप की बात करते हैं, जिस डेवलपमेंट की बात हम अमेरिका को लेते हैं उदाहरण में, हम अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, कभी हो पाएंगे इस तरीके से? क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग काशी, अयोध्या, मथुरा की बात करने लग रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में इन सब चीज़ों को उठना चाहिए, क्योंकि चुनाव एक मुद्दा पर होना चाहिए। और धर्म और कहा जाता है कि संत ये कोई मुद्दा नहीं होते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक संस्कृति की बात, आपने कहा कि हम हिंदू हैं, अगर मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मंदिर अगर काशी बन गया, काशी धाम आप गए हैं, विश्वनाथ धाम देखे होंगे कितना अच्छा हो गया, वो सबके स्वेच्छा से हुआ है। अगर मथुरा भी तोड़ के जीर्णोद्धार होकर अच्छा बन जाता है तो उससे विकास कहाँ रुक रहा है? विकास तो जहाँ होना है हो रहा है। अगर मंदिर को सही तरीके से बन जा रहा है, जीर्णोद्धार हो जा रहा है, संस्कृति को बरकरार रखते हुए अगर बन रहा है तो इससे विकास बाधा नहीं हो रहा। विकास अपने जगह चल रहा है, मंदिर का काम अपने जगह चल रहा है, सब काम संतुलित होकर सिस्टम से चल रहा है बाबा योगी आदित्यनाथ का। और मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग कचहरी में अध्यक्षता बनाते, हर तरह से हर जिले से लोग आते हैं, सबके प्रति कि इस बार बाबा की सरकार दोबारा पुनः हो, पूरा दोबारा बनेगी, एकदम बनेगी। लेकिन दोबारा आने के बाद मंदिर मस्जिद का काम किए होते, अभी रोजगार का काम कर लिए होते, 5 वर्ष रोजगार काम किए होते तो युवा तो वोट देते हैं पूरा रूप से। युवा आज भी वोट दे रहे हैं, युवा कहीं नहीं विचलित हैं। धर्म जात का जो आप बात कर रहे हैं, जात के नाम पर कुछ मत है, लेकिन युवा आज भी बीजेपी के साथ है, एकदम 100% युवा साथ में है। और इस बार दोबारा देखिएगा प्रचंड बहुमत में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जिधर मौर्य जी जाते हैं तो नियम है कि उधर ही सरकार पलटी मारती है। अब के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं सपा में। मौर्य जी सपा में आ गए। मौर्य जी बसपा में थे, सपा में आए, सपा से भाजपा में। अब उनके लिए एक पार्टी बची है कांग्रेस। आने वाले समय में अगर भविष्य में 5-10 वर्ष कांग्रेस का ग्राफ होगा तो वो ठीक 5वें साल जब चुनाव तिथि घोषित होगी तो वो अपने लड़के को टिकट के नेता इनको बोला जा रहा है, क्योंकि एक केंद्र में थे रामविलास पासवान जी को, याद किए होंगे आप? याद करते भी होंगे, अभी नहीं है हमारे बीच। मौसमी नेताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसमें यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य नंबर 1 पर चल रहे हैं। अब ये सपा में से निकले हैं, अभी देखिए फिर हो सकता है हाँ सपा में शामिल हुए हैं। अब ये बीजेपी वाले भी इनसे बात कर रहे हैं। अब सपा वाले बात कभी सपा ज्वाइन नहीं किए हैं, ये हो सकता है कि ये फिर वापस चल जाए शाम तक आज बीजेपी में। ऐसा भी है, ऐसा भी चर्चा चल रही है कि शायद वो जो शर्त रखे हैं उस शर्त को बीजेपी के लोग मान गए हैं। हो सकता है शाम तक सरकार जाने वाली, तो अब शर्त रखने से क्या फायदा होने वाला है? शर्त रखना, इनका टिकट चाहिए इनके लड़के को। भाज बीजेपी वालों ने टिकट इस बार देने से मना कर दिया, इसलिए कि आप उस बार इनके लड़के को टिकट दिया गया था, वो चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी तो परिवारवाद भी करना चालू कर दी। नहीं, कहाँ बीजेपी में कहाँ परिवारवाद है? तो स्वामी प्रसाद को टिकट दे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो कोई जीत के आ रहा, अगर उसका लड़का, उनकी लड़की सांसद भी है, आज के डेट में उनकी लड़की बीजेपी में सांसद है, ये अपना निकले हैं और सपा में जाएंगे, सपा में टिकट लड़ेंगे। तो इनके लड़ने से और बीजेपी से नुकसान फायदा वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नेताओं को भी चिन्हित करना चाहिए जनता को
कि अपने वोट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर दल बदल करते हैं तो ऐसे लोगों को बुरी तरह से चुनाव हराना चाहिए। चाहे वो आप बीजेपी में जाते हैं तो हरावे, सपा में जाए तो हरावे। ऐसे लोगों को आने से किसी पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। कुछ नहीं, फायदा नहीं। जनता आप जान गए ना, जाति धर्म पर वोट नहीं देने जा रही है। जनता विकास पर देखेगी, क्राइम पर देखेगी कितना कंट्रोल हो गया, अपराध पर देखेगी, विकास पर देखेगी, और एक योग्य शासक के रूप में योगी जी के को देख रही है। और हमारे समझ से जो हमारा अनुभव 30 साल का है कि अभी प्रदेश में कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो इतना ईमानदार और इतना मेहनत करके, जो आदमी कोरोना काल में अपने पिता की मृत्यु में न जाए, जनता की सेवा में लगा रहा है, तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। अच्छा, यूपी के लिए उपयोगी है वही। यूपी के लिए उपयोगी है, यही उपयोगी रहेंगे। जो आप कह रहे हैं कि दोबारा नहीं बनता, तो योगी है तो इसीलिए रिकॉर्ड भी टूटेगा। 300 प्लस इनको मिलना है और 300 प्लस मिलके सरकार बनाएंगे। आप बतलाइए क्या क्या विकास हुआ है यूपी में? जनता ने सबको मौका दे दिए, वो क्यों नहीं बीजेपी हो, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, मुलायम जी भी आए, अखिलेश भी आएंगे, मायावती भी आई थी। अब जनता क्या चाह रही है, अब कैसा विकास चाह रही है? देखिए भाई, हमारे संजय भैया जो है वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और बनारस की नामचीन लॉयरों में एक लॉयर है। आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी मौजू का मामला रहा हो और संजय सिंह दाढ़ी का नाम चलता रहा है, हम तमाम जो है न्यायालयों के अंदर आपका बड़ा हुआ है। लेकिन भैया की अपनी बात है, उन्होंने कहा कि जो भी है उन्होंने, लेकिन सब मान करके एक बात मान लिया कि नौकरी नहीं देने में कामयाब रहे, रोजगार की बात, रोजगार देने में हम कामयाब नहीं रहे। ये बात मानते हैं आपकी सुधार होगा, सुधार होगा, सकारात्मकता अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए जिसका घर में फाका चल रहा है, खाने को नहीं है, वो कहाँ 5 साल भूखा है? आपके प्लास्टिक वाले चावल से 250 रुपये का प्रधानमंत्री जी का झोला होता है जिसकी फोटो बनी रहती है, और 150 रुपये का उसमें अनाज होता है। अरे मेरे भाई, अगर 250 रुपये का झोले की जगह 150 का अनाज वो और 250 500 का अनाज दे देते तो गरीब का अच्छा होता। 150 रुपये का जो यूपी में झोला बनता है और 100 रुपये का अनाज होता है, और अनाज 100 का झोला 150 का, और गरीब को बांटते। मैं ये बार बार कह रहा हूं, हर लोगों से कह रहा हूं, ये 92 का, ये 2005 या 2002 का भारत नहीं है। जनता समझ रही है 7G का जहां मामला है। और एक बात बताएं, आप कहते नाराज नहीं है, आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों का एनकाउंटर किसी सरकार के अंदर हुआ तो बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। उठा गूगल में आंकड़ा देख लीजिए आप। सरकारें किसी की रही, कम्युनिस्ट की रही, कांग्रेस की रही, सपा की रही, बसपा की थी, लेकिन ब्राह्मणों को, और आप याद रखिए कि जब जब ब्राह्मणों के ऊपर हमला किया गया, उस बेकसूर बेटी को जेल भेज दिया गया। 6 महीने से जेल में है ब्राह्मण की बेटी। क्यों भेज दिया? उसकी सजा क्या है? एक सजा क्यों? ब्राह्मण है। पूरा का पूरा ठाकुरवाद इस प्रदेश के ऊपर वो है, क्योंकि भैया उसी कम्युनिटी से आते हैं, उसी कम्युनिटी के मेंबर भी कई चलाते हैं, वो राजपूताना पूरा संघ और राजपूताना, ये तो वो थमड़ करें। लेकिन आपको जाइए पूछ रही है लखनऊ के अंदर, वो ब्राह्मण की बेटी, हिंदू युवा वाहिनी का एक ब्राह्मण का बेटा लखनऊ का था, उसका क्या सतीश क्या नाम था उनका, जो कि हाँ उनका नाम था, जो कि वो हिंदू युवा वाहिनी कहते हैं, उनकी हत्या लखनऊ में हो गई। उनके मर्डर करने वालों की सजा मिली क्या? बाबा के राज में हुई। हिंदू युवा वाहिनी के बाबा भी और आप भी, और उनकी हत्या हो गई लखनऊ के अंदर। क्यों हो गई? सजा हुई क्या? पकड़ा गया अपराधी? नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण था। एक बरादरी को टारगेट करने का काम करा। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि उत्तर प्रदेश की इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या किसने की है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार समझ में आ जाएगी। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है सर, लेकिन मेरा बात वहीं आकर फंस जाएगा। तो क्या सरकार बदलेगी अब की बार? सरकार फिर मैं कह रहा हूं, सरकार बदलने से क्या हुआ? देश नहीं बदलना चाहिए, हमारी अस्मिता नहीं बदलनी चाहिए, हमारी जुड़ाव नहीं बदलना चाहिए, हमारा साथ नहीं बदलना चाहिए। संजय सिंह दाढ़ी बगल में बैठे हैं, उनका जूनियर अब्दुल्ला बिन गफ्फार, एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। ये है भारत, ये नहीं बदलेगा। चुनाव कोई जीते हारे, मैं किसी पक्ष में नहीं कहता हूं कि सपा जीतेगी कि भाजपा में नहीं मैं भैया की तरह ये भी नहीं कहूंगा कि भाजपा हार जाएगी। मैं बस ये जीत जाएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संजय सिंह दाढ़ी सीनियर का जो जूनियर है वो अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। इस भारत को बचाना है, लेकिन इस भारत को बचाइए, इस भारत को, ये भारत जरूरी है। सरकारें आएंगी जाएंगे, लेकिन हमारी थाली एक रहेगी। जो लोग थाली बांटने का काम करेंगे, काटने का काम करेंगे, हमको उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो देश माफ नहीं करेगा। ये गांधी का देश है। किसने कहा आपसे कि आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, हम लोग गांधी के साथ हैं। लेकिन गांधी की बात आई तो कितने लोग का कहना है कि बीजेपी के लोग गांधी जी को मानते नहीं है। ऐसा है
जैसा हमारा छोटा भाई अब्दुल्ला कह रहा है कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर, ये सरकार में अपराधी किसी जाति का हो, वो अपराध अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बाबा ने निष्पक्ष होते हुए इलाहाबाद की बात बोल दिए। मुख्तार अंसारी, अतीक, जो भी बदमाश हैं, जो भी अपराधी हैं, आज या तो जेल के सराखों पे हैं और उनके मकान जो अचूक कमाई गरीबों का दोहन करके ये कमाए थे, बनाए थे, उस गरीबों के पैसे को आज बाबा योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा के गिरवा के गरीबों को आवास दे रहे हैं। तो इस सरकार में ये कहना कि ब्राह्मण का दोहन हो गया, ये सब राजनीति की बात है। हम शुद्ध रूप से मानव हैं, इंसान है। इंसान कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, शासन या शासक उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो इसके सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला। ऐसा नहीं कि पंडित का केवल इनकाउंटर हुआ, ठाकुर का भी हुआ, यादव का भी हुआ, लाला का, मतलब जो अपराधी है उसका इनकाउंटर होना है। क्रिमिनल उसके खिलाफ कार्रवाई। क्रिमिनल का सपोर्ट छोटे भाई को भी नहीं करना चाहिए। हम जैसे अधिवक्ता क्रिमिनल का सपोर्ट जो शासन अगर कर रहा है, शासक उसके खिलाफ है, उनकी गलत नीतियों का विरोध हो रहा है, तो उसको हम लोग सब लोग मिलकर विरोध करना चाहिए। यू आर अ ज्यूरी, आप लोग जस्टिस हैं। सिंपल सी सवाल मेरा है कि कोई भी हो, मान लीजिए कोई कितना भी गलती कर दे, उसको डायरेक्ट फांसी पर लटकाना, इनकाउंटर करना, क्या इससे जो क्रिमिनलाइजेशन है, जो अपराधीकरण है, रुक पाएगा? देखिए, क्रिमिनलाइजेशन तत्काल प्रभाव से रुकता है। अगर कोई भी आदमी अगर किसी बच्ची का बलात्कार करके अगर वो घूम रहा है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं आ रहा है, तो पहला काम ये होना चाहिए कि जो काम इधर भी छुआ है ये होना चाहिए। ऐसे अपराध को तत्काल अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो जुडिशरी सिस्टम में तत्काल जो है कोई प्रावधान नहीं है। जुडिशरी सिस्टम में अगर जाएगा तो उनको भी जवाब देना होगा, गवाही करना होगा, जिरह करना होगा। तो वो चीज़ जो आज होनी है वो 2 साल 4 साल, अगर वो सक्षम है तो 10 साल तक लड़ेगा। तो क्या सोच उस जिसके साथ घटी है, वो अगर पीड़िता अगर जिसके साथ जो किया है वो 10 साल तक अगर वो मुकदमा लड़ते लड़ते, तो उसका तो हरेसमेंट ऐसे ही हो गया जी। तो इसलिए तत्काल जो कार्रवाई होती है वो सही है, नियम विरुद्ध नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन सभी केसेज में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। लेकिन पूरी रूप से मतलब मर्डर ही कर देना या फिर कहें कि हत्या ही कर देना, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप बोल रहे हैं शूट कर देना, पुलिस शूट करती है तो उसको हत्या ही कहेंगे ना? नहीं, हत्या होती है, हमारे नज़र में हत्या है, लेकिन कानून की नज़र में कुछ और है। भाई आप हमारे नज़र में जो कोई मार के चला गया उसको आप मत मारिए, उसको कस्टडी में दीजिए, जुडिशरी कार्रवाई हो। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिससे कि होने से शांति भंग की आशंका है, क्षेत्र में व्याप्त रोष है कि ऐसा आदमी घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उसमें पुलिस अगर एक्शन लेके काम करती है तो उसको सराहना करना चाहिए। कुछ केसेज में होना चाहिए, कुछ केसेज में नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस पूरी रूप से न्याय को हाथ में ले लेगी तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। न्याय को हाथ में ले लेगी तो प्रारूप है, नियम कायदा बना हुआ। लेकिन हमने कहा कुछ ऐसे चीज़ों में अबे कोई इसी मासूम बच्ची के साथ कुछ गलत काम हो जाए, अब मुलजिम घूम रहा हो या मुलजिम जैसी बड़ी केस को मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया जा रहा था योगी सरकार में। मैं पूरी रूप से कहना चाह रहा हूँ, हम लोग देखे थे, आप भी देखे थे किस तरह से मतलब छोटे छोटे एक्टिविस्ट जो कि अभी आ रहे थे, किस तरह से खेतों में होकर गुजरे थे उनके पास। देखिए, वो योगी सरकार में नहीं, हर सरकार में इस तरह की कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको मीडिया को रोकते हैं, लोग नहीं जाने देते। वो हर सरकार के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि बाबे के सरकार में मीडिया यहाँ देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया हमारे देश की स्वतंत्र है, वो निष्पक्ष काम करती है। मीडिया अगर न रहे तो हम आपकी बात न कर पाए, ना हम आपकी बात कर पाए। मीडिया स्वतंत्रता है, लेकिन मीडिया में भी कुछ लोग इस माहौल में इस टाइप के आ गए हैं कि जो कुछ माहौल को गंदा कर रहे हैं। मीडिया को निष्पक्ष जांच करके हम निष्पक्ष बात करनी चाहिए। लेकिन आज की मीडिया, सबको नहीं कहा जाता, लेकिन हर जगह जहाँ समूह है, जहाँ समुंदर है, वहाँ कुछ लोग इस तरह के होते हैं। मीडिया को बदनाम करने के भी लिए मीडिया में कुछ लोग इस तरह के आए हैं कि पूरे मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। चलते चलते आखिरी क्या कुछ कहेंगे अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ताकि कुछ विकास हो पाए यहाँ पर? उत्तर प्रदेश की जनता को ये मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बाबा को प्रचंड बहुमत में सरकार बनावें। जो विकास रुका है वो विकास और अच्छे तरीके से हो,
जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। रोजगार पर बोल दीजिए, रोजगार बाबा से मांग लीजिए। रोजगार बाबा दे रहे हैं, रोजगार बाबा आने वाले समय में और तरीके से देंगे। रोजगार का जो मापदंड बना है, रोजगार मिल रहा है, लोगों को पारदर्शिता से मिल रहा है। ये नहीं रोजगार मिलेगा कि आप फलाने हैं, आप रहने वाले इटावा के हैं, यहाँ पर हो जाएंगे। जो जहाँ नियुक्ति निकलेगी उस नियुक्ति को निष्पक्ष तरीके से काम होगा, और जिसको रोजगार नहीं मिला उसको रोजगार मिलने का काम होगा। संस्कृति की खूबसूरती भाईचारा में ही है, और हम कहा भी जाता है, भाईचारा तो ये है कि ये भाईचारा है कि हम सीनियर हैं, जूनियर है, अपनी बात बोलना, इससे बड़ा भाईचारा लोकतंत्र में क्या होगा। और हम संस्कृति यमुना की तहजीब भी माने जाते हैं। काशी की आपसे मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कि नहीं, आने वाले उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार हो, न तो हम जज कर सकते हैं न आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कहेंगे जनता से? संजय भैया ने सही बात कहा, हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। और ठीक है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, जमहूरी खूबसूरती है कि हम दो पार्टी की समर्थन करने वाले बैठे हैं एक साथ लोग, लेकिन जो लोग एक रंग थोपना चाहते हैं, मेरा संदेश सुनते हैं, जो एक रंग, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक बात थोपना चाहते हैं, हमारा मेन वो है। मैं किसी पार्टी का मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अखिलेश यादव को जो है जिताइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कोई बहकिए मत, बहकने से दहक जाएंगे, दहकने से फिर काम खत्म हो जाएगा। जो काम बंगाल की जनता ने किया वही आप उत्तर प्रदेश में करके दिखाइए, नहीं तो बिहार वाला हाल होगा, बिहार वाला हाल हो जाएगा अगर आप नहीं समझें। अगर आप जो बंगाल में दिखाया वो आप करके दिखाइए, मैं ये नहीं कहूंगा, संजय भैया ने जो भी कहा ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं जनता से, अपनी प्यारी जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जुड़ाव, हमारा मोहब्बत, हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा बनी रहे। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये वो सरकार है कि जब आजम खान और योगी आदित्यनाथ जैसे दो धूर जब विधानसभा के अंदर जाते हैं तो अंगुरी से अंगुरी पकड़ करके, कंधे पे कंधा डाल के गलबैया करके चलते हैं और ये बताते हैं कि देखा चुनाव जीते के बाद हम लोग साथ ही, तू लड़के अलग हो जा। लेकिन हमें लड़के अलग नहीं होना है। इस चुनाव में सिर्फ हमें अपनी भाईचारा, अपनी मोहब्बत, अपनी कंपोजिट कल्चर को बचाए रखना है, ये मैसेज है। आप वोट दीजिए, कैसा मतदाता भारत भाग विधाता, ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए। मतदाता कौन है जो भारत का भाग को लिख सकता है? वो अच्छा मतदाता जो शिक्षा के नाम पे, जो रोजगार के नाम पे, जो स्वास्थ्य के नाम पे, जो मकान के नाम पे, जो सेवाओं के नाम पे, इन चीजों पे जो वोट दे, वही वैसा मतदाता भारत भाग विधाता। ऐसे मतदाता, हमें धर्म की राजनीति, जात की, बिरादरी की बहुत हो चुका। हम 2022 में जी रहे हैं यार, 2022 का सोचने वाला अलग होता है। 75 का आजादी का 75, हमसे बात हुआ, आजाद हुए देश जो है विकसित हो गए, हम विकासशील हैं। क्यों हैं? क्योंकि ऐसी सोच को हमको हराना है। यही मेरा मैसेज है। और मैं ये कहूंगा कि जब आप वोट देने जाइएगा तो ऑक्सीजन की बोतल जरूर याद रखिएगा। जब वोट देने जाइएगा तो अपने घर के मुर्दों को जरूर याद रखिएगा, जिनको आप जलने वाले मुर्दों को जिनको दफना के आप आए हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। आप वोट देने रखिएगा तो पैरासीटामोल को याद रखिएगा, जो आपके डेस्क में नहीं था, आप दौड़ रहे थे कि उनको दवा मिल जाए, लेकिन वो दवा नहीं मिल रही थी। आप वोट देने जाइएगा तो जरूर ये याद रखिएगा कि हम अस्पताल के बाहर अपने मरते हुए भाई को, बीवी को, बच्चे को, बाप को लेकर खड़े थे, लेकिन बेड नहीं मिल रहा था। अब ये सोच याद रख के जाइएगा, तब वोट दीजिएगा। जब आप वोट देंगे तब हम अच्छा देश बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उन पर डिबेट हुआ, और लोगों का सीधे तौर पर कहना रहा कि सरकार कोई भी आए लेकिन रोजगार और देश हित में काम करे, राज्य हित में काम करे, युवाओं के प्रति भी सचेत रहे। और दोनों तरफ के भी लोग हमारे साथ मौजूद